Hello friends, welcome to our channel like Exam. We make preparation 50% faster. फ्रेंड्स हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 4 पे हम पहुंच गए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द बजट। पहला जो स्टेटमेंट है, सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। यस, ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बना दिया गया था और 1860 में जो बजट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट, वोटिंग ऑन अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द बजट वाज अलाउड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। वोटिंग नहीं, बेसिकली डिस्कशन शुरू हुआ था 1892 से और लिमिटेड पोर्शन पे वोटिंग का जो प्रोविजन था वो 1909 से शुरू किया था। तो पहला जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट, प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द फेडरल बजट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो डायर की प्रोविंशियल में डायर की स्टेब्लिश की गई थी, तो वहां पे क्या हुआ था, बजट जो था उसको सेपरेट कर दिया गया था कि प्रोविंशियल बजट अलग बनेगा और जो फेडरल बजट है वो अलग बनाया जाएगा। तो 1 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statements. The Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act of 1773। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1773 में एक प्रोविजन था कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा और 1774 में उसे स्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाता है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज आउटलाइन बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट ये गलत हो जाता है क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन जो था वो अमेंडिंग एक्ट है 1781 का, वहां से बेसिकली ये तय किया गया था कि उसका क्षेत्र अधिकार कितना होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था बेसिकली उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टैब्लिश किए गए, मतलब एक अलग मतलब ड्यूअल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द फेडरल कोड वाज स्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ, नहीं, जेम्स मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में जो था उसके बाद नहीं, जबकि इंडियन एक्ट ऑफ 1935 के बाद सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली जो कैलकाटा का सुप्रीम कोर्ट था वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बेसिकली फेडरल कोर्ट जो है वो 1935 के बाद ही स्टैब्लिश हुआ था 1937 में। तो 2 और 3 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो जो 1861 का एक्ट है जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे जो पहला जो स्टेटमेंट है, इट मेड द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो हाँ, पहली बार ऐसा हुआ था कि जो इंडियंस थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो इंडिया के जो लोग थे उनको बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं था। तो उसको भरोसा को जो है उनको जीतने के लिए वो पहली बार ऐसा किया गया था कि वाइसरॉय काउंसिल में 3 इंडियंस थे, जो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड दिवाकर जो दिनकर राव थे, उनको बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन वाज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस। तो बेसिकली यहीं से कोशिश की गई थी कि जो पूरा जो एक कोर सेंटर पे जो पावर्स थी उसको धीरे धीरे उन्होंने कम करने की कोशिश की गई थी 61 में, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था उसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और जो स्टेटमेंट 3 है, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये गलत हो जाता है क्योंकि 1860 में बजट सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और उसके बाद इस जो काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था बजट को लेके। जैसे कि जो हमारा डी है, एक्ट गिव्स रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो भी 1859 में शुरू हो चुका था। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू बेसिकली एक लॉ, एक प्रोविजन लाया गया पोर्टफोलियो सिस्टम का। तो डी, बी एंड ए आर करेक्ट। और जो सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा गलत, मतलब करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये
इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इट एबॉलिशेस द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश मोनार्क राइट टू वीटो बिल्स। तो बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका ऑफिस बेसिकली वाइसरॉय का ऑफिस को खत्म कर दिया गया था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस को स्टैब्लिश किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, और जो ब्रिटिश मोनार्क का जो वीटो का राइट था मतलब बिल्स पे, उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, वो खत्म हो गया था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको उसका ऑफिस को स्टैब्लिश किया गया था और वाइसरॉय को खत्म कर दिया गया था। तो पहला जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, गवर्नर जनरल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी हैड फुल पावर टू गिव एक्सेंट टू द बिल्स। हाँ, गवर्नर जो माउंटबेटन थे उस समय के पहले गवर्नर जनरल, तो उनको बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो भी बिल्स होते थे उस पर वो साइन करते थे और वो लॉ बनते थे। तो बेसिकली दूसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, इट एबॉलिशेस द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो 1947 में ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका जो पद था, जो ऑफिस था, उसको खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ को स्टैब्लिश किया गया था, उसका सेक्रेटरी उससे बनाया गया था। तो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो एग्जाम भी है उस पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं, उसके प्राइवेट बैंक्स हैं, लॉ एग्जाम्स हैं, आरबीआई नाबार्ड, तो बहुत सारे ऐसे पेपर्स मॉक टेस्ट हैं जो फ्री अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया है और किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ इस जब मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम सभी को मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमें अपना जो प्रिपरेशन का जो फोकस है वो किस एरिया पे ज़्यादा, मतलब किस टॉपिक पे आप ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, वो हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो आप जाके फ्रीली उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इसमें बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल चार्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू नहीं, बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे स्टैब्लिश जरूर हुआ था, लेकिन उसको बेसिकली पेमेंट ऑफ जो चार्ज थे उसको ईस्ट इंडिया के, वो यहाँ पे उनको नहीं मिले थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, बी जो है, लोकल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू लिवाई टैक्सेस बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो जो, हाँ, लोकल गवर्नमेंट को बेसिकली उसका जो क्षेत्र अधिकार था वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसमें बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था और सिर्फ टी और चाइना पे उसकी मोनोपोली रख दी गई थी। ठीक है, उसके बाद पहली बार इंडिया में एजुकेशन के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए इसी चार्टर के बाद, मतलब इस चार्टर में एक प्रोविजन था जो खर्च करेंगे उन्होंने बोला था। तो बेसिकली ये और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही होता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा करेक्ट हो जाता है। और साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो साइमन कमीशन ने कभी ये नहीं कहा था कि डायरकी प्रोविंसेस में मतलब कंटिन्यू करनी चाहिए, उन्होंने बोला था कि उसको खत्म करके आप इसे फेडरल मतलब सेंटर पे लेके आइए। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाता है। राम से मैकडोनल्ड वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल, राम से मैकडोनल्ड नहीं, इट इज मिंटो, लॉर्ड मिंटो, जिसे कम्युनल राइट का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब 6 जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है, द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली वहीं से जो अभी हमारा गवर्नर्स हैं और जो हमारे राष्ट्रपति हैं बेसिकली वो नॉमिनल हेड होते हैं। तो बेसिकली यस, इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 के बाद ही, लेकिन हमने जो है गवर्नर जनरल की बाद में उसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 स्ट्रिक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो
जो गवर्नेंस था, जो बेसिकली 1940 बेसिकली कहना चाहते हैं कि 1947 में जो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो बेसिकली उन्होंने ये इसमें ये बताया गया है कि 1935 के जो गवर्नेंस के प्रोविजंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा विदाउट मॉडिफिकेशन। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें उन्होंने मॉडिफाई किया था। बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई हुई थी और मॉडिफाई होने के बाद उन्होंने उसे लागू किया था। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है, पहला सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा, it provided that the constituent assembly should also function as a legislative body। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी थी और उसके बाद उसी को लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन, क्योंकि उसने ही लॉ बनाने थे, उसी ने बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया, उसने बनाया। तो बेसिकली 1 और 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, हमें जो ये स्टेटमेंट है ये देखना है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। तो बेसिकली 1773 ने नहीं किया था, इट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पहला जो है वो हमें करेक्ट पूछा गया, तो पहला जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी चीज़ें, क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ गया था उस समय। तो उसने बेसिकली वो जो उसका कंट्रोल का अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो अपने पास ले लिया था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको सिर्फ ये अधिकार दिया था कि आप सिर्फ बिजनेस करेंगे, और आप जो मिलिट्री थी जो उसमें जो भी फाइनेंस, जो मिलिट्री, ये सब उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, और अ, फिर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मेड कॉर्नवालिस एज द कमांडर इन चीफ अलोंग विद द गवर्नर जनरल। तो ये 84 में नहीं, ये 1786 में हुआ था। द एक्ट ऑफ 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बेसिकली उस समय जो बोर्ड ऑफ बेसिक जो गवर्नर जनरल होते थे वो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हेड होते थे। तो उनको सिर्फ अधिकार था आप बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने में बेसिकली मिलिट्री की जरूरत पड़ती थी, तो मिलिट्री जो थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक शर्त थी कि भाई मिलिट्री जो होगी वो मेरे पास होगी, जो मेरे पास होगी। तो जो गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसी को कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया था, और मिलिट्री भी इनके अंडर दे दी गई थी, ताकि ये जो भी फंक्शनिंग है, क्योंकि मिलिट्री की उसमें जरूरत होती थी। तो बेसिकली गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ दोनों 1786 के बाद ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाता है, नाइदर 1 एंड नाइदर 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बिफोर नहीं हुआ था, बेसिकली रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट होने के बाद 1858 का जो एक्ट आया था, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को स्टैब्लिश किया गया था, और वाइसराय को भी, मतलब बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसराय। तो ये बेसिकली पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो हमें करेक्ट पूछा गया, तो पहला जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट हेडेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, अब यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी है। बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ये सही है, ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर था। ठीक है, लेकिन हेडेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बन गया था हमारा? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी तो हमारा 1858 में बना ना, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस। तो वो तो, और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो 1784 में ही बन गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये बेसिकली गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाते हैं। तीसरा, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबॉलिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली ये तो 1947 में हुआ था। तो तीनों जो हैं वो हमारे जो हैं ये गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द इवेंट अबव इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन कैसे कैसे, पहले कौन सा हुआ, उसके बाद दूसरा कौन सा इवेंट हुआ, तीसरा कौन सा इवेंट हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हमारा बेसिकली कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1919 में शुरू हुए थे। तो ये 1919 हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो एवोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ था
अब देखिए वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का इसमें आ गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारा 1858 में तो खत्म हो गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म किया गया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, तो एबोलिश कब हुआ था, 1858 में हो गया था। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द वुमेन, सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया था औरतों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था 1935 के बाद, 1935 के बाद उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। जो जैसे मुस्लिम्स को 1909 में मिल गया था, फिर उसके बाद सिख और वो जो भी थे उनको बढ़ा के 1919 में किया गया था, वैसे ही वुमेन्स को 1935 में दिया गया था। फाइनल सेटअप ऑफ द फेडरल कोड, फाइनल सेटअप फेडरल कोड का कब हुआ था, 1935 के बाद हुआ था, लेकिन 1937 में उसको स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। तो ये 1937 में हो जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये बेसिकली 1878 में जो लॉर्ड लेटन थे वो लेके आए थे, बेसिकली ये एक प्रेस को कंट्रोल करने के लिए वो लेके आए थे। ठीक है। और 6 है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय साइमन कमीशन, ये तो 1930 में हुई थी। तो हम अब जैसे देख सकते हैं, पहला वाला है 1919, दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ कोड 1858, और सेपरेट इलेक्टोरल फॉर्म में 1935, और फाइनल सेटअप फॉर फेडरल कोड 1937, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट 1930। ठीक है। तो पहला जो हो जाता है हमारा हो जाता है अबोलिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा हो जाता है वर्नाकुलर एक्ट 1878, फिर तीसरा हमारा हो जाता है तीसरा 78 के बाद हो जाता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है। 1919, फिर उसके बाद हो जाता है 1935, फिर रिपोर्ट हो जाती है हमारे, फिर उसके बाद फाइनल सेटअप ऑफ कोड 4 1937, सबमिशन ऑफ द साइमन कमीशन 1930। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर होता है वो हमारा सी हो जाता है, जिसमें पहला 2 पहला है, 5 दूसरा है, 1 तीसरा है, छठा जो है वो चौथा है, और थर्ड जो है वो पांचवा है, और चौथा जो है वो लास्ट। ठीक है। फाइनल सेटअप ऑफ द, ठीक है। नहीं नहीं, 6 जो होगा हमारा वो लास्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल सबमिशन ऑफ द साइमन कमीशन वो, ना सॉरी, 37 में कोट हुआ था, तो 6 जो है हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। ये हाँ, ये देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये तो 22 जुलाई 1947 को ही हम लोगों ने एडप्ट कर लिया था, तो पहला गलत हो जाता है। नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील विद द नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो सबसे पहले तो 80 शेड्यूल थे ना, सॉरी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वो जो था वो पहला जो हमारा अमेंडिंग अमेंडमेंट एक्ट था 1951, उसके बाद नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। ठीक है। तो ये दूसरा भी गलत हो जाता है। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो कंकरेंट लिस्ट तो उस समय थी नहीं, उस समय तो बेसिकली रिजर्व लिस्ट थी, और तो ये बेसिकली हमारा जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमने 1947, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारा कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो सी जो है वो भी गलत हो जाता है। डी, द डिजिग्नेशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द साइनिंग ऑफ पूना पैक्ट, तो थर्ड राउंड कौन, हाँ, तो जो हमारा डी है, डी द डिस्कशन ऑफ द राउंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट, बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो नहीं था, बेसिकली जो कम्युनल, जो मैकडोनल्ड ने जो कम्युनल जो दिए थे, तो उसके बाद गांधी जी फास्ट किए, फास्ट करने के बाद फिर पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। तो हाँ, नाइन्थ शेड्यूल वॉज डी, यहाँ पे जो बी है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले से नहीं थे, इट वॉज एडेड। तो वही मैं सोच रहा था कि इसमें करेक्ट कौन सा है, तो बी इज द करेक्ट। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डील विद द लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म, तो ये बेसिकली 1951 में पहला अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू इसे जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, हमारे ये 10 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आप हमारे आई एग्जाम भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे फॉलो कीजिए,
और दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों को ये बताइए कि एग्ज़ाम भी कितना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।